Hello friends, hello जी, hello everybody, welcome back to the session. रिकॉर्डेड सेशंस हमारे चल रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हमारे इनकम टैक्स के बचे हुए हैं, वो फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे. अदर सोर्सेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एग्जम्प्टेड इनकम हम लोगों ने कर लिया. आज के सेशन में दो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं. वन इज़ योर AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और दूसरा हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम है सेक्शन 115 BAC, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और फिर उसके बाद हमारा पास एक टॉपिक रह जाता है ITR का, और एक टॉपिक हमारा रह जाता है VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का. वो भी कंप्लीट करके हम लोग अपना इनकम टैक्स का सारा रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे. GST शाम के टाइम में हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है. तो आओ जल्दी से AMT स्टार्ट कर दें. मैं आपको याद है, मैंने आपको AMT के सारे बैकग्राउंड्स बताए थे. मैंने आपको ये बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस तरीके से अपनी कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से हुआ ऐसा कि इट वाज अ ज़ीरो टैक्स पेइंग कंपनी. बट देन चिदम्बरम साहब बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर इन द ईयर 97-98, और चिदम्बरम साहब ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को काबू में करने के लिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी बाकी सभी कंपनीज को काबू करने के लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, नेम कॉल्ड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, विद द कंसेप्ट कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट. फिर मैट की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दे स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस. इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. एंड देन वक्त आगे बीता, 2012 पे सीधा आ जाए हम लोग. 2012 में प्रणब मुखर्जी was the finance minister. Before becoming the president of India, he was a finance minister. एंड उन्होंने 2012 में, प्रणब मुखर्जी साहब ने शायद उससे भी पहले की बात अगर मैं करूं, शायद 2012 ही है, 2012-13 की ही बात है ये. तो उन्होंने 2012-2013 में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे कंसेप्ट ये था कि जैसे कंपनीज के लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का कंसेप्ट है, बिल्कुल उसी प्रकार से बाकी सभी पर्सन्स के लिए एक कंसेप्ट हो, जहाँ पे इवन दे आर फोर्स टू पे अ मिनिमम टैक्स which may be over and above their normal tax, and hence he called it as AMT alternate minimum tax. तो AMT का कंसेप्ट was introduced by प्रणब मुखर्जी, और मैट का कंसेप्ट was introduced by P. चिदम्बरम. जब हम लोग AMT के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 115 JC. ये जो 115 JC में AMT का कंसेप्ट है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ SSC. ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग बात करते हैं ऑल टाइप ऑफ SSC, तो हम किसको छोड़ते हैं यहाँ पे? हम छोड़ देते हैं कंपनी को. कंपनी को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कंपनी के लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट का कंसेप्ट लगता है, और AMT का कंसेप्ट कंपनीज के अलावा बाकी सबके लिए लगेगा. लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई SSC इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और वो सेक्शन 115 BAC अगर वो फॉलो कर रहा है, तो सेक्शन 115 BAC अगर वो फॉलो करता है, तब उसके ऊपर AMT के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे. तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन मैडम, उनकी तरफ से ये रिलैक्सेशन है. ये जो कंसेप्ट है AMT का, इस कंसेप्ट के अंदर बिल्कुल मैट की तरह ही 18.5% उसकी इनकम मानी जाएगी. 18.5% किसका टैक्स माना जाएगा? सॉरी, मैंने इनकम का वर्ड बोल दिया. 18.5% किसका? 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम. तो हम एक टोटल इनकम निकालेंगे स्पेशल तरीके से. अगर हम लोग मैट की बात करते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे से बुक प्रॉफिट का नाम दिया जाता है. लेकिन AMT में इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम. तो हम एक स्पेशल तरीके के साथ एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे. उसका 18.5% विल बी द टैक्स अमाउंट. इस 18.5% के टैक्स के अंदर सरचार्ज, हेल्थ, एजुकेशन से उसको ऐड किया जाएगा, और ऐड करके टोटल लायबिलिटी निकाली जाएगी. दैट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल लायबिलिटी जो SSC की है. दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा, दैट हायर अमाउंट हैज टू बी पेड बाय द SSC टू द गवर्नमेंट. याद रखिएगा, हायर वर्ड मैंने यूज करा है, हायर. देन जो हमारे पास जो सेक्शन 112 है, 112A है, 111A है, या 115BB है, या 115BE है,
उस सेक्शन के अंदर जो भी टैक्स रेट्स हैं वो एज इट इज़ एप्लीकेबल होते रहेंगे, उनमें 18.5% का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होने वाला है। जो AMT है, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो AMT का कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा अगर टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। तो अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से कम है या 20 लाख रुपए के बराबर है तो AMT नहीं लगेगा। उस केस में सिर्फ नॉर्मल टैक्स जो है वो ही देना होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि AMT का कंसेप्ट उस केस में अप्लाई होगा जहां पे एक SSC हाई वर्थ SSC है जिसकी इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा है। साथ साथ में मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम टोटल इनकम लेंगे, हम लोग टोटल इनकम लेंगे और टोटल इनकम में हम ये सारे डिडक्शंस अलाउ नहीं करेंगे। डिडक्शन के पहले का जो अमाउंट होगा उससे हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम। अभी कौन कौन से अमाउंट है डिडक्शन, जो सेक्शन 80IA से लेके 80RRB के बीच के डिडक्शंस हैं वो लेस करने से पहले वाले अमाउंट को हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। इसी प्रकार से 80QQB लेस नहीं करना है, 80JJAA लेस नहीं करना है, 35AD लेस नहीं करना है और सेक्शन 10AA के डिडक्शन को लेस नहीं करना। ये वाले डिडक्शन लेस करने से पहले का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80IA से लेके 80IB, 80JJAA, 80LA, PPA, ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस वजह से जब कभी भी मैंने आपके साथ ये वाला टॉपिक क्लास में डिस्कस किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हैं, तो हमारा ध्यान जो था वो सिर्फ 4 सेक्शंस के ऊपर था। वो 4 या 5 सेक्शन वो थे हमारे पास 80QQB, डिडक्शन फॉर द रॉयल्टी ऑन सेल ऑफ बुक्स, 80JJAA, डिडक्शन फॉर जनरेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 35AD दैट वाज रिलेटेड टू द सेक्शन 35AD वॉज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड बिजनेस, जो 14 प्रकार के स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। सेक्शन 10AA दैट वॉज रिलेटेड टू डिडक्शन फॉर SEZ and then 80RRB that is related to deduction for the royalty on patents। AMT का जो कंसेप्ट है वो AMT का कंसेप्ट अप्लाई जब होगा तब उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट या रिपोर्ट लेना ज़रूरी होगा कि AMT की सारी कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन हुई हैं वो 100% ठीक कैलकुलेशन हुई हैं। मैंने सारी चीज़ों को समराइज़ करके आपको दिया था। मैंने समराइज़ करके आपको ऐसे दिया था कि साहब जब कभी भी आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना होगा तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते समय आपको ये पूरा स्टेपिंग्स देखनी होंगी। सबसे पहले आप टोटल इनकम देखिएगा जो आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होगी या आपको निकालनी होगी। उस टोटल इनकम के अंदर आप ये सारे डिडक्शंस को ऐड बैक कर देना। यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल इनकम निकालते समय इन डिडक्शंस को लेस किया गया होगा और हमें एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है बिफोर दीज डिडक्शंस। तो इस वजह से हम इन डिडक्शंस के अमाउंट को ऐड कर देंगे। कौन कौन से अमाउंट होंगे, 80JJAA में न्यू एम्प्लॉयमेंट, 80QQB बुक्स की रॉयल्टी, RRB पेटेंट्स की रॉयल्टी, 10AA SEZ, 35AD दैट इज रिलेटेड टू योर स्पेसिफाइड बिजनेस। इसके साथ साथ में आप यहाँ पे लेस करेंगे। क्या आपने लेस करना है, जो एसेट्स 35AD में यूज हो रहे हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज हो रहे हैं, उनका डेप्रिसिएशन लेस किया जाएगा। ये लेस इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसका डिडक्शन को हम लोगों ने ऐड बैक कर दिया है। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन अलाउ करते हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं होता। यहाँ पे उल्टा करना है, डिडक्शन अलाउ नहीं करना, इस वजह से हम लोग उसके एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करके एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे। साथ साथ में अगर कभी ऐसा हो कि एक व्यक्ति अपना AMT पे कर रहा है, दैट इज अपने नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा टैक्स वो पे कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर उसको AMT का क्रेडिट मिल जाएगा। ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा मैट क्रेडिट है। मैट क्रेडिट कंपनीज के लिए है, AMT क्रेडिट नॉन कंपनीज के लिए है। सेक्शन 115JD अप्लाई होता है।
मैट क्रेडिट कितना होगा? मैट क्रेडिट हमेशा होगा द डिफरेंस बिटवीन द एएमटी एंड द नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स लियाबिलिटी निकाल लीजिएगा, एएमटी निकाल लीजिएगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस अमाउंट, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस अमाउंट विल बी द अमाउंट ऑफ एएमटी क्रेडिट। देन इस एएमटी क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप अगले साल, और 15 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जो एएमटी क्रेडिट है, ये एएमटी क्रेडिट आपको सेट ऑफ उस ईयर में मिलेगा, सब्सिक्वेंट ईयर में, उस सब्सिक्वेंट ईयर में आपको सेटअप मिलेगा जिस ईयर में आप अपनी लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स की पे करेंगे। दैट मीन्स अगर फ्यूचर में अगर आप दोबारा एएमटी ही पे कर रहे हैं तो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, रादर वो आपका क्रेडिट जुड़ जाएगा और एड ऑन हो जाएगा। अगर आपने सेटअप लेना है तो सेटअप उस केस में मिलेगा जब आप अपना नॉर्मल टैक्स पे करेंगे। एएमटी सेट ऑफ कितना होगा? क्या सारा क्रेडिट सेटअप हो जाएगा? आंसर इज नो। एएमटी का क्रेडिट सेटअप उतना होगा जो डिफरेंस होगा ऑफ योर नॉर्मल टैक्स एंड योर एएमटी। तो जिस ईयर में भी आप अपना नॉर्मल टैक्स पे कर रहे हैं उस ईयर में चेक कर लेना नॉर्मल टैक्स का और एएमटी का डिफरेंस कितना आ रहा है। जो डिफरेंस अमाउंट होगा टू दैट अमाउंट, टू दैट एक्सटेंट आपको उसका सेट ऑफ मिलेगा, उससे ज़्यादा का आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जैसे मैट में है बिल्कुल वैसे ही एएमटी के अंदर भी है कि एएमटी के क्रेडिट के ऊपर सरकार आपके किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं पे करने वाली है। साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर एक एसएससी ऐसा है जो ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर सबमिट नहीं कर रहा है तो भी एएमटी के प्रोविजन एज इट इज़ अलाउ होंगे और उसको सेटअप भी मिलेगा, उसका कैरी फॉरवर्ड भी उसका मिलता रहेगा, कोई इसमें इशू नहीं आने वाले हैं। साथ साथ में अगर एएमटी अगर एक एसएससी ऐसा है जो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करता है तो उस न्यू टैक्स रिजीम में ना तो उसके ऊपर एएमटी के प्रोविजन अप्लाई होंगे और ना ही उसके ऊपर अप्लाई होंगे एएमटी क्रेडिट के प्रोविजन। अब यहाँ पे बात जब हमने न्यू टैक्स रिजीम की कर ही दी है तो लगे हाथ फटाफट हम लोग न्यू टैक्स रिजीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यू टैक्स रिजीम है इसका एक और नाम भी है, दैट इज़ द अल्टरनेट टैक्स रेट्स या फिर कंसेशनल टैक्स रेट्स या फिर कई बार हम लोग न्यू स्लैब रेट भी यूज़ करते हैं। सेक्शन 115 बीएसी इसमें आ जाता है और यहाँ पे ये सेक्शन 115 बीएसी एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। हालांकि अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पे 115 BA डी अप्लाई हो जाता है और जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ में जो न्यू टैक्स रिजीम है वहाँ पे आता है 115 BAB, ये वाले सेक्शंस कंपनी के लिए हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 115 BAC है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए न्यू टैक्स रिजीम में जो सेक्शन आता है वो आता है 115 BAD। जो सेक्शन 115 BAC है न्यू टैक्स रिजीम का, दिस विल ओवररूल ऑल अदर सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक एसएससी 115 BAC का न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के बाकी के कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। 115 BAC एप्लीकेबल है सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जो इंडिया में रेसिडेंट भी हो सकते हैं और इंडिया में नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। ये जब सेक्शन है ये सेक्शन अप्लाई होगा सभी प्रकार की इनकम्स के ऊपर और सभी प्रकार के लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा नया स्लैब रेट है वो नया स्लैब रेट चाहे वो सैलरी की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, आपकी बिजनेस की इनकम हो, इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम हो, सबके लिए न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होगा एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। तो चाहे किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से कम है, कुछ भी है, हर केस में आपके लिए एएमटी ये न्यू टैक्स रिजीम एनटीआर के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। जो एनटीआर है न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने का बिल्कुल एक नया स्लैब दिया गया है। इस स्लैब में पहले 2.5 लाख रुपए की इनकम तक टैक्स का अमाउंट होगा ज़ीरो या निल रेट अप्लाई होगा और उसके बाद हम बार बार 2.5 लाख रुपए से इनकम को बढ़ाते रहेंगे और जैसे जैसे 2.5 लाख रुपए से इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे 5% का टैक्स का अमाउंट या टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है।
तो इसका मतलब ये होगा कि पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स होगा 0, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में टैक्स होगा 5% का, 5 से लेके 7.5 के बीच में टैक्स होगा 10% का, 7.5 से लेके 10 लाख के बीच में टैक्स का रेट होगा 15% का, 10 से लेके 12.5% के बीच में टैक्स का रेट होगा 20% का, 12.5 से 15 में 25, और फिर 15 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है तो टैक्स का रेट विल बी 30%। न्यू स्लैब रेट जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस करा है, ये न्यू स्लैब रेट जो है 15 लाख के बाद 30% है। ये जो न्यू स्लैब रेट है, ये न्यू स्लैब रेट सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, मेल है, फीमेल है, एज 60 से ज़्यादा है या 80 से ज़्यादा है, 60 से कम है, 80 से कम है, irrespective of age, irrespective of residential status, this is applicable for each and every individual. HUF में तो एज मैटर नहीं करती है, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 87A का रिबेट 12,500 वाला एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। 89 सब सेक्शन 1 का जो रिलीफ मिलता है सैलरी के चैप्टर में, वो भी एप्लीकेबल रहेगा। सेक्शन 211 का जो एडवांस टैक्स है वो भी देना होगा। TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, सरचार्ज लगेगा, हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा, सब कुछ वैसा ही होगा जो नॉर्मल तरीके में हम लोग सीख रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम है, ATR जिसको मैं बोल रहा हूँ, या न्यू टैक्स रिजीम है, ये एक ऑप्शनल मेथड है, ये कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब हर इंडिविजुअल, हर HUF को अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय चेक करना होगा कि क्या उसके लिए बेनिफिशियल न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम ही उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब ये ऑप्शनल मेथड है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कैसे करोगे, ये ऑप्शन यूज़ आपके लिए कैसे होगा। ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यूज़ करने का तरीका ये है कि जिस समय आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है एक बटन का, जिसके ऊपर आप टिक मार्क करते हैं। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को टिक मार्क कर दिया तो आपकी सारी कैलकुलेशन फिर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से होंगी, लेकिन अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर टिक मार्क कर दिया तो फिर आपकी सारी कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ही चलेंगी। दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल होगा। साथ साथ में एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन की एक्टिविटी कर रहा है तो ये ऑप्शन उसके पास सिर्फ एक बार अवेलेबल है। वंस ही स्टार्ट्स ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, उसको आगे सब्सिक्वेंट ईयर में हर साल न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो करना होगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैंने एक बार तो NTR न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर लिया और नेक्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट ईयर में वापस ओल्ड टैक्स रिजीम में आ जाता हूँ, तो ठीक है, वो वापस तो आ जाएगा, लेकिन अगर सेकंड टाइम फ्यूचर में कभी सेकंड टाइम अगर उसके मन में आए कि मेरे को दोबारा से न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करना है, तो गवर्नमेंट ने वो सेकंड टाइम आपको न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करना अलाउ नहीं करा है। ये जो सेकंड टाइम बैनिंग है, ये सेकंड टाइम बैनिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कमा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं कमा रहा है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई इनकम है, तो ये ऑप्शन उसके पास हर साल अवेलेबल रहेगा। एवरी ईयर दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू देम एवरी ईयर, हर साल ये वाला ऑप्शन उनके पास अवेलेबल रहेगा अगर वो बिजनेस इनकम नहीं कमा रहे हैं तो। इसके में और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास ऑप्शन है तो आप न्यू स्लैब, ओल्ड स्लैब दोनों के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करके देखिएगा, और ITR फाइल करते समय आप डिसाइड कर लेना कि जहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है उसको फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन जब आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, NTR फॉलो करते हैं, तो आपको सेक्शन 115 BAC की सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होंगी। जब आप ये कंडीशंस एक्सेप्ट करेंगे तभी आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास जब हम लोग कहें कि आपको कंडीशंस फॉलो करनी है, तो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि अगर आप सैलरी के चैप्टर में हैं तो सैलरी के चैप्टर में आपको LTC का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
HRA का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, अलाउंसेस का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार के अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इसका मतलब ये हो गया कि आपको इन 4 अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कौन कौन से 4 है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कन्वेंस अलाउंस का मिल जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डेली अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये 4 बेसिकली आपके ऑफिशियल अलाउंसेस हैं, और क्योंकि ये आपके 4 ऑफिशियल अलाउंसेस हैं तो इनका एग्जेम्पशन सरकार आपको दे रही है। इन 4 के अलावा किसी और अलाउंस का आपको एग्जेम्पशन सरकार ने नहीं दिया है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको भी सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 का एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। जो माता पिता को एग्जेम्पशन मिलता है 1500 रुपये का अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 16 जो हमारे पास सैलरी के डिडक्शन का सेक्शन है, सेक्शन 16 क्लॉज 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन 16 क्लॉज 3 रिलेटेड टू प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों डिडक्शन को भी लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। नो डिडक्शन विल बी अलाउड। देन इसके साथ साथ में सेक्शन 24 सबसेक्शन बी जो इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लेट आउट है, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन की अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो सेक्शन 35 में डोनेशंस दिए जाते हैं साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, उसका डोनेशन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35 AD में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 35 CCC में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी का जो अमोर्टाइजेशन है 5 सालों में, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो सेक्शन नंबर 57 में जो डिडक्शंस मिलते हैं, वो डिडक्शन फैमिली पेंशन वाला जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। 80C से लेके 80U के डिडक्शंस अलाउ नहीं किए जाएंगे, लेकिन NPS से रिलेटेड 80CC-D सबसेक्शन 2 का जो डिडक्शन है वो अलाउ किया जाएगा। 80JJAA में जो न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए डिडक्शन मिलता है वो अलाउ किया जाएगा, और 80LA जो बैंकिंग यूनिट्स ऑफशोर यूनिट्स की हैं उनका डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80LA हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके साथ में एक और चीज़ है, वो ये है कि लॉसेस का सेट ऑफ कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा। जो डेप्रिसिएशन है उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ में जो सेक्शन 115 BAC है, वो करंट ईयर में अगर आपके कोई लॉसेस हैं तो उनको आप टोटली इग्नोर कर देंगे। नाइदर दे आर अलाउड टू बी सेट ऑफ नॉर दे आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड। एक और कंसेप्ट है कि जो अगर कोई आप न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन का रेट 40% ही अलाउ किया जाएगा। 40% से ज़्यादा का डेप्रिसिएशन वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर ये बेनिफिट है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे फिर आपके ऊपर AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम भी फॉलो करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 112, सेक्शन 112A, 111A, 115BB, 115BBE जो नॉर्मल कैजुअल इनकम के जो टैक्स रेट्स हैं वो नॉर्मल तरीके से आपके ऊपर एप्लीकेबल होते रहेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स करके जाना, बड़े अच्छे से करके जाना। मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ये दोनों टॉपिक, कौन से दो टॉपिक की बात कर रहा हूँ? AMT की बात कर रहा हूँ और NTR की बात कर रहा हूँ। ये थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किताब के अंदर भी मैंने काफ़ी दिए हुए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास के अंदर भी मैंने 4-4, 5-5 करवाए हुए हैं। मिस मत कीजिएगा, ज़रूर करके जाइएगा। एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटीज़ आर वेरी वेरी हाई। आप बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो आज के सेशन में यहाँ तक। बाय बाय, टेक केयर। और आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो फील फ्री टू गिव मी अ कॉल एनी डे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाय बाय एंड टेक केयर।